हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन एफर्ट टू सक्सेस पर। हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास कर रहे हैं। आज हम लोग तुगलक वंश करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनाध्यक्ष गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो आज हम लोग जो है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में अच्छे से जानेंगे, साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी अच्छे से कहानी की तरह समझेंगे। अगर हम लोगों ने इसे कहानी की तरह समझ लिया तो ये याद हो जाएगा, और याद हो जाएगा तो प्रश्न पेपर में कोई भी पूछे हम लोग कर ही लेंगे उसको। आज हम लोग प्रश्न संख्या 1 से 20 तक करेंगे व्याख्या के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो की थी। तो चलिए थोड़ा सा गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर प्रश्न उत्तर करेंगे तो आसानी हो जाएगी प्रश्न उत्तर को करने में। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था। यह तुगलक वंश का संस्थापक था। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल था 1320 से 1325 ईस्वी तक। गाजी मलिक ने मंगोलों को बार बार पराजित किया, इस कारण वह मलिक उल गाजी नाम से प्रसिद्ध हुआ था। वह पहला सुल्तान था जो मानता था कि राजकीय आय में वृद्धि भू राजस्व में वृद्धि द्वारा नहीं अपितु उत्पादन में वृद्धि द्वारा की जानी चाहिए। इसके लिए उसने नहर निर्माण को प्रोत्साहन दिया। नहर निर्माण करने वाला वह प्रथम सुल्तान था। तो ये ऐसे प्रश्न बन सकता है कि नहर निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। तो सुल्तान जब आएगा तो आप गयासुद्दीन तुगलक को ही टिक करेंगे। गयासुद्दीन ने सड़कों की मरम्मत करवाई एवं पुल निर्माण करवाए। गयासुद्दीन के काल में डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी। अमीर खुसरो के अनुसार सैकड़ों पंडितों की पगड़ी अपने मुकुट के पीछे छुपाए रखता था, अर्थात वो बहुत विद्वान था। गयासुद्दीन तुगलक का सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से मनमुटाव था। जब औलिया को दंडित करने के लिए बंगाल से वापस लौट रहा था तो औलिया ने कहा था, हुनूर दिल्ली दुरस्त, मतलब कि दिल्ली अभी दूर है। 1321 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने जूना खां को तेलंगाना पर आक्रमण के लिए भेजा। तेलंगाना को जीत लिया गया और जो है दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया और इसकी राजधानी वारंगल का नाम सुल्तानपुर रखा गया। राजमुंद्री अभिलेख में जूना खां को विश्व का खान कहा गया है। जूना खां ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए अफगानपुर के निकट लकड़ी का महल बनवाया था। इसी महल के गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में हो गई थी। तो ठीक है, तो ये याद रखेंगे 1325 ईस्वी। और ये 1325 ईस्वी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी सन में जो है निजामुद्दीन औलिया की भी मृत्यु हो गई थी। इस लकड़ी के महल का जो शिल्पकार था वो अयाज का पुत्र अहमद था। इब्न बतूता, बर्नी, अबुल फजल बदायून ने गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु का कारण जूना खां का षड्यंत्र के तहत निर्मित महल माना है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गाजी मलिक। अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्षों में से गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। जिसकी व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था तथा उसे दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा, इसलिए वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा 8 सितंबर 1320 ईस्वी को सुल्तान बना। इसका एक नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था। इसी कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को भी तुगलक पुकारा जाने लगा और उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। प्रश्न नंबर 2, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुगलक। गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था। प्रश्न नंबर 3, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का पहला शासक होने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। उसने मुकद्दम तथा खुदों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए। गयासुद्दीन तुगलक ने लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से प्रारंभ कर दिया। ऋणों की वसूली को बंद करवा दिया। भू राजस्व की दर को 1/3 किया तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। प्रश्न 4, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुगलक वंश। तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। जिसकी व्याख्या देखते हैं। गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया।
खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। लोदी वंश के शासकों ने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1412 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार तुगलक वंश का शासन सबसे अधिक दीर्घकाल तक था। प्रश्न नंबर 5, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। अगर हम इसे अच्छे से समझ लेंगे तो प्रश्न उत्तर तो हो ही जाएगा। तो चलिए इसको एकदम कहानी की तरह अच्छे से सुनिए और जो है इसको जो है समझिए। समझ जाएंगे तो प्रश्न पेपर में आएगा तो आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था 1325 से 1351 ईस्वी। इसका मूल नाम था जूना खान। अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से ये 1325 ईस्वी में सुल्तान बना। इसे इतिहास में एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है। ये बहुत बुद्धिमान था, लेकिन जो इस योजनाएं इसकी असफल हो गई, इसी वजह से इसे मूर्ख भी कहा जाने लगा था। इसके शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता आया था। तो इब्न बतूता कब आया था ये याद रखिएगा। ये इब्न बतूता जो है 1333 ईस्वी में आया था। ठीक है। इसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया एवं राजदूत बनाकर चीन भेजा। बरनी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 परियोजनाएं शुरू की थी। कौन कौन सी थी ये परियोजनाएं? दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, कराची अभियान, खुरासान का अभियान। ये जो है इनका क्रम सही नहीं है। कुछ इतिहास के अनुसार इनका क्रम इस तरीके से था। सबसे पहले इसने राजधानी में परिवर्तन किया था। इसके बाद इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। इसके बाद खुरासान का अभियान था इसका। उसके बाद जो है कराची अभियान, दोआब कर में वृद्धि की थी। राजधानी परिवर्तन लगभग 1326-27 के आसपास किया था। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था एवं उसे अपनी राजधानी बनाया। विद्रोहों के कारण शीघ्र ही दक्षिण क्षेत्र सल्तनत से बाहर हो गया और देवगिरी को राजधानी बनाए जाने का औचित्य भी समाप्त हो गया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी की कमी के कारण तांबे एवं कांसे के सिक्के चलवाए। इन सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर घोषित किया गया। बहुत अधिक मात्रा में नकली सिक्के बनने लगे। इसके बदले सुल्तान को असली सिक्के देने पड़े, जिससे खजाना खाली हो गया एवं योजना इसकी ये जो है विफल हो गई। इसके बाद इसने खुरासान अभियान किया। सुल्तान ने मध्य एशिया में खुरासान राज्य की अव्यवस्था का लाभ उठाकर वहां कब्जा करना चाहा था। इसके लिए 3,70,000 लोगों की एक विशाल सेना तैयार की गई तथा 1 वर्ष का वेतन पहले ही दे दिया गया। परंतु खुरासान में स्थिति सामान्य हो गई और यह योजना भी इसकी विफल हो गई। इसके बाद इसने कराची अभियान किया था। कुल्लू कांगड़ा अथवा कुमाऊं पहाड़ी में स्थित कराची के शासक के विरुद्ध था। इसमें सुल्तान को जन धन की हानि हुई, परंतु कराची के शासक ने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली। दोआब में कर वृद्धि। मोहम्मद बिन तुगलक के असफल योजनाओं से राजकीय कोष को आर्थिक हानि हुई। इसकी पूर्ति के लिए दोआब क्षेत्र की उपजाऊ भूमि पर कर में वृद्धि कर दी गई। दुर्भाग्य से इसी वर्ष इस क्षेत्र में अकाल पड़ गया। किसानों एवं जमींदारों से कर वसूलने में सख्ती बरती गई। इस स्थिति में किसानों ने कृषि कार्य छोड़ दिया एवं उपज को आग लगा दी एवं शक्तिशाली जमींदारों ने विद्रोह कर दिया। इतिहास में संभवतः यह पहली बार ऐसा हुआ कि जब किसानों ने खेती बंद कर दी थी। इस प्रकार सुल्तान की यह योजना भी विफल रही। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना की। इसका प्रधान अमीर ए कोही होता था। इसके काल में दिल्ली में प्लेग, ब्लैक डेथ नामक महामारी फैल गई। इस कारण सुल्तान कुछ वर्ष स्वर्गद्वारी कन्नौज के निकट जाकर रहा। इब्न बतूता ने पुस्तक रेहला लिखी। ये एक यात्रा संस्मरण है। यह मोरक्को का यात्री था। ये इब्न बतूता दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने होली का त्यौहार मनाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन विद्वान राजशेखर को संरक्षण दिया था। इसी भूमि के आकलन के लिए एक रजिस्टर तैयार करवाया तथा अकाल पीड़ितों के लिए अकाल संहिता तैयार करवाई। इसके शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह हुए। 1351 ईस्वी में सिंध के विद्रोह को दबाते हुए इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु पर अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है, सुल्तान को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं, जिसकी व्याख्या देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। वह खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में निपुण था। प्रश्न नंबर 6, अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर ए कोही नामक विभाग मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। जिसकी व्याख्या देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर ए कोही की स्थापना की थी। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया।
भूमि पर कृषि सुधार किए गए और फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई। प्रश्न 7, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी। प्रश्न नंबर 8, दीवाने कोही किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद तुगलक। दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। प्रश्न नंबर 9, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। मोहम्मद तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले जाना। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के विभिन्न कारण बताए गए हैं। बर्नी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया। प्रश्न नंबर 10, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। प्रश्न नंबर 11, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। जिसकी व्याख्या देखते हैं। मोहम्मद तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए और उन सभी का उचित मूल्य निश्चित किया, परंतु सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उसकी एक विशेषता रही। बर्नी के कथनानुसार खजाने में चांदी की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप में परिणत करने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। ईरान में कैरवात खां के समय में सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी, यद्यपि वहाँ यह प्रयोग असफल हुआ था, परंतु चीन के कुबलाई खां के समय में सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया था। संभवतः नवीन अन्वेषणों का प्रयोग करने वाले मोहम्मद तुगलक ने उन देशों से प्रेरणा प्राप्त की। आधुनिक इतिहासकारों का यह भी कहना है कि उसके समय में संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी हो गई थी और भारत में भी बहुत कमी थी, इस कारण उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। जिसकी व्याख्या देखते हैं। मोहम्मद तुगलक का शासनकाल क्रांतिकारी योजनाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें उसकी प्रमुख योजना मुद्रा व्यवस्था से संबंधित थी। सुल्तान ने तांबे तथा इससे मिश्रित कांसे के सिक्के जारी किए, जिनका मूल्य तत्कालीन जारी चांदी के सिक्के के बराबर था, जिसे सांकेतिक मुद्रा कहा गया। ऐसा प्रयोग करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक भारत का पहला सुल्तान था। यह योजना बाजार में अव्यवस्था उत्पन्न होने के कारण असफल रही। प्रश्न 13, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद तुगलक। जिसकी व्याख्या देखते हैं। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन मोहम्मद तुगलक के लिए कहा है। उसने अपनी पुस्तक तारीख फिरोजशाही में इसका वर्णन किया है। प्रश्न 14, कथन ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। ये कथन सही है। कारण आर है, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। ये गलत है। ए सही है, आर गलत है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। जैसे व्याख्या देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण के सिक्कों को इब्न बतूता मोरक्को का यात्री द्वारा दिनार की संज्ञा दी गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सैन्य शक्ति में अभिवृद्धि के लिए तांबे के सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, न कि पश्चिम एशियाई देशों तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार करने के लिए स्वर्ण का टोकन मुद्रा। अतः कथन ए सही है परंतु आर गलत है। प्रश्न 15, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। कथन सही है। कारण आर है, मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, इसीलिए जो है इनकी ये योजना असफल हुई थी। तो ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या है ए की। इसकी व्याख्या देखते हैं। बर्नी मोहम्मद तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। 1, दुआब में कर वृद्धि। 2, देवगिरी को राजधानी बनाना। 3, सांकेतिक मुद्रा जारी करना। 4, खुरासान पर आक्रमण और 5, कराचील की ओर अभियान। सांकेतिक मुद्रा या प्रतीक मुद्रा योजना की असफलता का मुख्य कारण सिक्का ढालने पर राज्य का नियंत्रण न होना। प्रतीक मुद्रा का मूल्य चांदी के मुद्रा के मूल्य के बराबर रखा गया, जिसके कारण अनेक जाली टकसाल बन गए। लगान जाली सिक्कों से दिया जाने लगा।
प्रश्न 16, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। मूर देश का यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। मूर या फिर मोरक्को, एक ही बात है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। इब्न बतूता 1333 से 1347 ईस्वी मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल 1325 से 1391 ईस्वी में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। प्रश्न नंबर 17, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोरक्को। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता मोरक्को देश का निवासी था। प्रश्न 18, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न नंबर 19, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण इब्न बतूता ने दिया है। व्याख्या देखते हैं। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राप्त होता है। यह मोरक्को के तांजीर प्रदेश का निवासी था और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। किताब उल रहला उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। प्रश्न नंबर 20, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, नालंदा में। घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वो नालंदा में दफन है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक को मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था। निर्वासन के दौरान यूसुफ शाह चक की मृत्यु 1592 में बिहार में हुई, जिसे नालंदा में दफनाया गया। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।